हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बिना लेट के। हम लोग सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, कहता है फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाया। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी था, वो फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक एक हम लोग पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, पॉइंट में जो है वो 5 नंबर का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है, तो 5 नंबर आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, इस ये प्रश्न जो है आपका 80% चांस है कि आपका आएगा। ठीक है, 2025 में इस साल। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फ्रांस के नागरिकों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित उपाय किए, निम्नलिखित कदम उठाए। कौन कौन से, निम्नलिखित कौन कौन से हैं, देखते हैं जरा। ठीक है, तो पहला है आपका कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नारी जैसे विचारों विचारों को, ठीक है, फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। इन विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी था, वो पितृभूमि, ठीक है, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचार और, ठीक है, विचारों को क्या किया, वो फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। जो फ्रांस में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, अलग अलग जगहों में रहने वाले जो लोग थे, उन तक ये सभी बातों को पहुंचाया गया और एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया गया। एक संयुक्त समुदाय यानी कि एक जुड़े हुए समुदाय पर बल दिया गया। ठीक है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। एक क्या चुना गया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया। एक क्या किया, फ्रांस में एक नया झंडा चुना गया और उसने क्या किया, जो पहले के राष्ट्रध्वज था उसका स्थान ले लिया। ठीक है, तीसरा आपका है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा तथा इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या किया, जो स्टेट जनरल था इसका चुनाव क्या करने लगा, सक्रिय नागरिक मतलब जो 25 वर्ष से ऊपर जो पुरुष थे उनको क्या किया गया, मतदान देने के अधिकार दिया गया। ठीक है, उसको क्या किया गया, उन शक्य नायकों के समूह को दिया जाने लगा। ठीक है, स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और शक्य नायकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है ना। चलिए अगला आपका चौथा जो था, चौथा क्या है कि राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित किया गया। जो राष्ट्र में जो भावनाएं थी उसको प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, और नई स्तुतियाँ रची गई। ठीक है, अगला आपका है कि शपथें ली गई, स्तुतियाँ रची गई। इसके बाद शपथें लिया गया। शहीदों का गुणगान किया गया, जो शहीद हो गए लड़ाई में उसका गुणगान किया गया। ठीक है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। क्या किया गया, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने अधीन राज्यों में रहने वाली सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या है, अगला है अगला है कि अतिरिक्त आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। ठीक है, और देश में एक समान, संपूर्ण फ्रांस में क्या किया गया, एक समान जो है समान प्रणाली बनाया गया। अतिरिक्त आयात निर्यात, जाने आने के जो आपका टैक्स लगता था, ठीक है, शुल्क जो लगता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इतने सारे घटनाएं किया गया, इतने सारे कार्य किए गए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा, तब जाकर क्या हुआ, वहाँ पर एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये आप पूरा को आंसर को याद कर लेते हैं। याद करना कुछ नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, नो चांस। ठीक ना। तो चलिए अगला आपका क्या है, यहाँ पर अगला आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है कि नेपोलियन द्वारा यहाँ पर होता है, ठीक है, नेपोलियन द्वारा किन्हीं 3 प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। जो जब नेपोलियन का शासक था उस टाइम नेपोलियन ने कौन कौन से 3 सुधार किए, उसका हमें वर्णन करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन संहिता को लागू किया। जो शासन व्यवस्था था उसको क्या करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए क्या किया, नेपोलियन संहिता को लागू किया गया। किसको लागू किया, नेपोलियन संहिता को लागू किया, जिसे हम लोग 1804 की संहिता से के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत
प्रमुख बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? तो वो प्रमुख बदलाव किए गए हैं कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिए गए। ठीक है, जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कानून के समक्ष सबकी बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, कानून के समक्ष सबकी बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। यानी कि आप किस जितना भी धन रख सकते हैं अपने पास जो है धन रख सकते हैं आप। कानून जो है सबके लिए बराबर होगा, किसी के लिए ऊंच बड़ा नहीं, छोटा नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जो सामंती व्यवस्था था, ठीक है ना, यानी कि कर लेने का, ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसानों को भू दासत्व जागीरदारों से शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो भू दासत्व था, जो जमींदार था, उसमें जो शुल्क देते थे उसको समाप्त कर दिया गया कि अब जो है कोई शुल्क नहीं देगा, सब फसल उगाएंगे। ये सभी सुधार किया गया किसके द्वारा? जो है नेपोलियन के द्वारा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बनाने में जो है बहुत मेहनत लगता है। चलिए, अगला आपका क्या है कि राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग लिखेंगे, एक सरल भाषा में लिखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का एक सामूहिक पहचान है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई महसूस करती है, क्या करती है? एक धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ पर और भी आप ऐड कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारे प्रतीक तत्व को हम उपयोग करते हैं। जैसे हमें भारत माँ का हम लोग भारत माँ का हम लोग क्या बनाते हैं? प्रतिमा बनाते हैं कि भारत माँ हमारा क्या है? एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इस प्रकार से हम तिरंगा को लेते हैं। हमें तिरंगा क्या होती है? तिरंगा हमें ये दिखाती है कि हमारा ये जो है हमारा एक जो है हमारा राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है। इसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो यही जो है आपका राष्ट्रवाद का भावना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो आप लोग जो है लाइक कीजिएगा। चलिए, अगला आपका चौथा प्रश्न है, कहता है कि क्या कहता है? कहता है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? जो वियना सम्मेलन हो रहा था, क्यों हो रहा था जी? नेपोलियन को हरा दिया गया था। कब हरा दिया गया था? वाटरलू का युद्ध में। कब हो रहा था वाटरलू का युद्ध? 1815 को। 1815 को वाटरलू में एक युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो नेपोलियन और ऑस्ट्रेलिया हो गया, परसा हो गया, ठीक है, इन सभी देशों के बीच हुआ था एक लड़ाई 1815 को। ठीक है, तो इसमें एक इसके बाद जब नेपोलियन पराजित हो गया, वाटरलू का युद्ध में जब नेपोलियन पराजित हो गया, तो उसके बाद एक संधि बुलाई गई, में सम्मेलन बुलाया गया। उसमें जो है उसका नाम दिया गया वियना सम्मेलन। ठीक है, कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन। और उसका जो मेजबानी किया था वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ड्यूक मेटरनिक ने किया था। और ड्यूक मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए, अगला आपका क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क कौन था? जो बिस्मार्क था ये कौन था? ये बिस्मार्क नाम तो सुना सुना लग रहा है सर, लेकिन पता नहीं कौन था। तो ये जो था बिस्मार्क कौन था? ये था परसा का चांसलर था। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था आपका ड्यूक मेटरनिक। उसी प्रकार परसा का जो चांसलर था वो आपका बिस्मार्क था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका जो भूमिका थी वो बहुत बड़ा भूमिका थी। किसका? बिस्मार्क का। बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त और लौह की नीति। क्या अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क के बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला हम लोग जानते हैं सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्य के विचार पर आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह के से आप क्या समझते हैं? तो सत्य पर बल देना। सत्य है तो सब कुछ है, हम सत्य पर चलेंगे तो सब कुछ होगा। ये किसने दिया था? तो ये आपका दिया था महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? उल्लेख करना है। सत्याग्रह एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन है। क्या कह रहा है? कि जो सत्याग्रह है ये एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन है जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्षों में किया। ठीक है, सत्याग्रह जो है एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन है जिसका प्रतिपादन जो किया था दोस्तों वो महात्मा गांधी ने किया था। क्यों किया था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ में किया था। ब्रिटिश लोग बड़ी हम लोगों को सता रहा था। ठीक है,
तो हम लोग क्या किए, हम लोग बिना हथियार उठाए कुछ भी ना किए, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या बताया कि हम लोग जो है सत्य पर आग्रह करेंगे, सत्य पर चलेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सत्य पर चलेंगे, ठीक है, आग्रह करेंगे। तो यहाँ पर आपका दिया है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आपका दिया है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, ठीक है, केवल अहिंसा से, कहीं हिंसक हिंसा करेंगे, कहीं पर हम लोग बैठे रह जाएंगे तो बैठे रह जाएंगे निठल जैसा, तो उसे काम करके हम लोग क्या करेंगे, अहिंसा के बल पर अन्याय के चेतन जागृत कर उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। अहिंसा सत्याग्रह का एक मूल मंत्र था। अहिंसा जो था ना, सत्याग्रह का एक मूल मंत्र था कि हम लोग अहिंसा से हम लोग करेंगे, ठीक है। अहिंसा के बल पर हम लोग बिना हथियार उठाए, बिना मारपीट किए हम लोग जो है जीत हासिल करेंगे। अगला आपका 7वां नंबर है, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, कहाँ और क्यों हुआ। इसमें से आपका तीनों में से कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये कब हुआ। इसके बाद पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। इसके बाद पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हम लोग एक ही क्वेश्चन में हम लोग जो है बताने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, कहाँ और क्यों हुआ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसे उसी दिन होता है यहाँ पर, उसी दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना, सालाना मतलब हर साल, बैसाखी का मेला में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। शिरकत के लिए जलियांवाला बाग में जो है मेला मेला में आए थे, बैसाखी का मेला में आए थे, जमा हुए थे, ऊपर एकत्रित हुए थे लोग, ठीक है। दूसरा है आपका कि क्या था कि लोग लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। तीसरा है कि यह मैदान चारों तरफ से बंद शहर, ठीक है, बंद शहर होने के कारण लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है, ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसमें जो मैदान था वो चारों तरफ से घिरा हुआ मैदान था, ठीक है। एक ही आपका जो, एक ही इस प्रकार से आपका एक ही मार्ग था और बाकी पूरा घिरा हुआ था, बीच में आपका एक कुआं था। इस प्रकार से जो है आपका जलियांवाला बाग था, ठीक है ना। ये पूरा जो है घिरा हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज का एक सेना था, सेना नायक था, ठीक ना, वो जनरल डायर हथियार के साथ सैनिकों, हथियार और सैनिकों के साथ पहुँचे कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, और मैदान में जाकर बाहर जो है, बाहर का जो निकलने का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया। और इसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। तो यही जो था आपका जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही आपका 7 क्वेश्चन था और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपका एग्जाम व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्या कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और सभी जितना भी आपका दोस्त है, ठीक है, साथी है, उन सभी को आपके क्या करेंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को, ताकि सभी को क्या है इसका लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।